इस वीडियो में आप MEC 004 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जिसे हम शॉर्ट में सिंपली प्रोडक्टिविटी भी कह देते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और ऑलमोस्ट हर कंट्री, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो सभी कंसर्न रहती हैं कि वो कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो इस वीडियो में यू विल लर्न कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअली क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और साथ ही यहाँ इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ अकाउंटिंग, कि जो टोटल ग्रोथ एक्चुअल में होती है इकोनॉमी में, उसे कैसे डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं कि किस फैक्टर की वजह से कितनी ग्रोथ हुई है। तो प्रोडक्टिविटी एक्चुअली इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड टू द कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी में होता क्या है एक्चुअल में कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि न्यू वेज जो हैं वो इनोवेट होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेस इनपुट्स को यूज करके। तो बेसिकली इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट्स, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, इन सबको हम प्रोडक्टिविटी से एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इट इज द रेट एट विच एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। एम्प्लॉयड रिसोर्सेज से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई। एम्प्लॉयड रिसोर्सेज क्या है? बेसिकली द कैपिटल एंड द लेबर। या फिर हमारे पास में रिसोर्सेज क्या यूज होते हैं? इंटरमीडिएट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो अगर हम इनको एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय यानी इनको यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यानी कि इनसे आउटपुट बेसिकली कितना हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब होता है कि सेम इनपुट्स को यूज करके, सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स को यूज करके लार्जर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाना इज प्रोडक्टिविटी बेसिकली। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसमें यह तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है कि जो रिसोर्सेज पहले से ही अवेलेबल है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, सो वी गेट मोर आउटपुट। या फिर जो आउटपुट हम पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमाउंट आउटपुट का उतना ही वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन एट लेस कॉस्ट हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है? प्राइस जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का वो डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रही है तो नेचुरली वो बेनिफिट जो बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन तक भी वो बेनिफिट जो है वो पहुंचेगा। तो प्राइसेस जो है गुड्स के वो रिड्यूस हो सकते हैं। सो राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हम कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। और कैसे लेबर की जो एजुकेशन है, लेबर फोर्स है, उसका एजुकेशन और स्किल का जो लेवल है लेबर फोर्स का, वो अगर हम उसमें हम इन्वेस्ट करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बहुत ही शॉर्ट में हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में जाना है। अब इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्टिविटी जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है कि प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है वो इकोनॉमी में थ्रू आउट चेंज नहीं होगा। ओवर द टाइम वो चेंज होता रहता है। So it improves under favorable circumstances, deteriorates when unfavorable circumstances occur. तो अगर इकोनॉमी में हम लेबर की ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग पर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेटर मशीन्स, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, R&D अगर हम इकोनॉमी में कर रहे हैं, तो सारे फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, राइट। और इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर कुछ कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है। हमारी कुछ इनोवेटिव मेथड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है यूजुअली तभी ये डिक्रीज होती है। या हमारी जो स्किल्ड लेबर है वो माइग्रेट कर जाए, स्किल्ड लेबर जो है वो
वो वी लूज द स्किल्ड लेबर बिकॉज ऑफ सम एपिडेमिक, ऐसे करके कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बेसिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि कैपिटल और लेबर ये दो हमारे जो हैं ये क्या प्राइमरी इनपुट समझे जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपने लर्न किया होगा कि सोलो मॉडल में भी आपने लर्न किया होगा कि आउटपुट इज अ फैक्टर ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो यहाँ सिमिलर काइंड ऑफ, ये जैसे सोलो मॉडल में हम प्रोडक्शन फंक्शन यूज करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम यहाँ पे यूज किया है, y इज इक्वल टू ए एफ के एल। दैट मीन्स कि आउटपुट जो है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड दिस, now look at here, y is the output, k is the stock of capital and l is the labor hours in the economy। तो इकोनॉमी में कितने लेबर आवर्स यूज करके, कितना कैपिटल का स्टॉक यूज करके, इन्वेस्ट करके, और गिवन टेक्नोलॉजी, दिस ए इज एक्चुअली द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसको हम ए को हम टेक्निकल कोफिशिएंट भी कहते हैं सिंपल टर्म्स में। तो दिस ए विच इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इन सब की अवेलेबिलिटी में टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो सकता है, ये इस रिलेशनशिप से पता चलता है। और ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, अवेल यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेबर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड द टेक्नोलॉजी एट अ पर्टिकुलर टाइम, इन सबको एट अ पर्टिकुलर टाइम इनको यूज करके व्हाट इज द टोटल आउटपुट फॉर दैट गिवन सेम टाइम। यहाँ ए जो है टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट हम इसे कहते हैं, या टेक्निकल कोफिशिएंट इसे हम कहते हैं। ये मींस दैट सेम इनपुट्स लीड टू मोर आउटपुट एंड वाइस वर्स, यानी कि सेम इनपुट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, वो ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो है वो एंटर कर जाता है इस प्रोडक्शन फंक्शन में, कि जैसे जैसे हम कैपिटल को इंक्रीज करें और लेबर को इंक्रीज करें, तो ऐसा नहीं है कि हम कैपिटल और लेबर इंक्रीज करते चले जाएं तो उससे आउटपुट जो है अनएंडिंगली इंक्रीज होता चला जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स जो है वो हमें बताता है दैट इनफ्लक्स ऑफ यानी एंट्री ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल नॉट अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, टू सस्टेन ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म, टीएफपी हमें चाहिए, यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी चाहिए, जो कि बेसिकली क्या है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी? ये जो फैक्टर्स हैं प्राइमरी फैक्टर, लेबर और कैपिटल, यानी लेबर और कैपिटल जो हमारे दो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के प्राइमरी फैक्टर्स, इन दोनों को कितना एफिशिएंटली हम यूज कर पा रहे हैं वो टीएफपी है। तो टीएफपी अगर इंक्रीज होती है तो ही हम अपने आउटपुट को सस्टेन कर सकते हैं, आउटपुट ग्रोथ को हम। अब आते हैं हम उन फैक्टर्स पर जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। वो कौन से फैक्टर है जिनसे टीएफपी इन्फ्लुएंस होता है? तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किससे इन्फ्लुएंस होती है? आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर इकोनॉमी में हो रहा है तो उससे क्या होता है? इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं नए नए प्रोडक्ट्स की, या फिर पुराने प्रोडक्ट्स को नए मेथड से मैन्युफैक्चर करने की। तो उससे क्या होता है? इकोनॉमी में एफिशिएंसी जनरेट होती है, टीएफपी इंक्रीज होता है। दूसरा हो सकता है स्किल लेवल ऑफ द वर्कर्स। ये बेसिकली प्रोग्रेस नहीं है, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज वर्कर्स, स्किल लेवल ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स जो है उनका स्किल्स का लेवल क्या है? तो अगर एजुकेशन पर हम इन्वेस्ट करते हैं, स्किल्स जो है वर्कर्स की उनको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है एजुकेशन पर खर्च करने से। अगर लेबर का लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होता है, उनका स्किल लेवल इंक्रीज होता है, तो उससे टीएफपी इंक्रीज होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इफेक्ट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करता है? ये बेसिकली ये इनपुट्स की एंट्री करता है मार्केट में। राइज, दिस इज एक्चुअली राइज
राइज इन इनपुट। सो राइज इन इनपुट होता है इसकी वजह से, क्योंकि बाहर से फॉरेन कैपिटल इन्फ्यूज होती है इकोनॉमी में, पैसा बाहर से आता है, उस ज्यादा पैसा आने की वजह से ज्यादा हम इन्वेस्ट कर पाते हैं एफिशिएंसी पर। तो नए नए मेथड्स हम इनोवेट कर पाते हैं। आर एंड डी के लिए क्या चाहिए? आर एंड डी के लिए बेसिकली मोर मनी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से या तो फॉरेन टेक्नोलॉजी एंटर करती है इकोनॉमी में, या फिर मोर मनी की वजह से आर एंड डी पर ज्यादा इन्वेस्ट हम करने लगते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज। इसकी वजह से टीएफपी में लॉस हो सकता है। ये मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि अगर फ्लड्स आती हैं, ड्रॉट, अर्थक्वेक या फिर एपिडेमिक, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एक एपिडेमिक है जिसने पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ है। ऐसे में मेनी पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ। तो अगर ऐसे में एजुकेटेड स्किल्ड लेबर अगर अपनी लाइफ को लूज करती है तो उससे टीएफपी नेचुरली डिक्रीज होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, उससे फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि मोनोपोली नहीं है किसी भी कंपनी के पास में। तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में सरवाइव करना चाहती है तो इट हैज टू कॉम्पीट विद अदर कंपनीज, बेटर प्रोडक्ट्स उसको लाने होंगे और बेटर सर्विसेज प्रोड्यूस करनी होंगी, तभी मार्केट में सरवाइव कर पाएगी। इसके अलावा स्टेबल गवर्नमेंट होना जरूरी है। करप्शन जो है उस पर एक चेक होना चाहिए, करप्शन जो है बढ़ना नहीं चाहिए, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीएफपी को। तो टीएफपी के डिटर्मिनेंट्स बेसिकली हम इनको कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 बेसिकली टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के डिटर्मिनेंट्स कहे जा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टीएफपी का, ग्रोथ अकाउंटिंग के साथ क्या एसोसिएशन है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है ये आपने जान लिया। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किसी इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज होती है ये भी आपको समझ में आ गया। आप अब तक ये जान गए होंगे कि दैट मोर प्रोडक्टिव अ कंट्री इज, बेटर इट इज एबल टू कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट्स, एज इट कैन कीप कॉस्ट लो while still producing a superior product। तो कोई भी इकोनॉमी जो है उसमें अगर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है तो बेटर प्रोडक्ट्स वहां डेवलप होंगे। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बेटर प्रोडक्ट्स आएंगे, और बेटर प्रोडक्ट्स अगर उस इकोनॉमी में आ रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा कि ये जो इकोनॉमी है ये कॉम्पीट कर पाएगी। किसके साथ में कॉम्पीट करेगी? वर्ल्ड के साथ में। वर्ल्ड के किस चीज के? वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में डोमेस्टिक इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स कॉम्पीट कर पाएंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ये समझना कि टीएफपी तो हमने जान लिया क्या है, लेकिन ग्रोथ अकाउंटिंग क्या है? ग्रोथ अकाउंटिंग बेसिकली टोटल जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, टोटल ग्रोथ जो हो रही है इकोनॉमी में, वो सेवरल फैक्टर्स की वजह से हो रही है, जिनमें से टीएफपी एक फैक्टर है। वो लेबर में इंप्रूवमेंट, कैपिटल में इंक्रीज, इनकी वजह से भी हो रही है, टीएफपी की वजह से भी हो रही है। राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं। ग्रोथ अकाउंटिंग बेसिकली हमें बताता है कि जो टोटल ग्रोथ इकोनॉमी में हो रही है आउटपुट में, उसमें टीएफपी का शेयर क्या है, लेबर का शेयर क्या है और कैपिटल का शेयर। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना, कि हम जान पाएंगे कि सेपरेटली किस फैक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली अब हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ अकाउंटिंग क्या है? वी कैन डिकम्पोज ग्रोथ इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। उन डिकम्पोज कर लेते हैं हम टोटल ग्रोथ को, और इसे हम कहते हैं ग्रोथ अकाउंटिंग। और इससे हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया है। बेसिकली कॉब डुगलस फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। कॉब डुगलस दो मैथमेटिशियन हुए थे, कॉब एंड डुगलस, जिन्होंने ये प्रोडक्शन फंक्शन की ये फॉर्म दी थी हमें। यहाँ पर यू कैन सी कि जब प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इस फंक्शन को देख के आपको पता चलेगा कि आउटपुट वाई टी, ये क्या है हमारा आउटपुट, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आउटपुट वाई टी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी, ये टी क्या है? बेसिकली टाइम कोफिशिएंट है ये। तो यहाँ टी जो है यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आउटपुट में जो चेंजेस हो रहे हैं और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स का, ये कितना लेबर फोर्स का कंट्रीब्यूशन है,
और कितना उसमें कैपिटल का है, कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है इसमें, और कितना टीएफपी का कंट्रीब्यूशन है, यानी कितना जो ग्रोथ है वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में राइज होने की वजह से होता है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन नाउ। सो यू कैन सी दिस इज कोप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और यहाँ दो मेजर अजम्पशंस हैं इस फंक्शन के बारे में, वो ये कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ये एक्सप्रेस कर इसमें ये शो करता है, और दूसरा ये परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ इकोनॉमी में, तब ये प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ लेट मी मूव। ओके, सो ये आपने देखा कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ दो, ये देखिए ये a and 1 minus a, these are basically called marginal productivity. They define the marginal productivity of a is basically marginal productivity of capital, and 1 minus a is basically marginal productivity of लेबर, यानी लेबर की 1 यूनिट इंक्रीज करने पर आउटपुट में कितना चेंज आता है, या कैपिटल की 1 यूनिट इंक्रीज करने पर आउटपुट में कितना चेंज आता है, वो ये डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो अगर कैपिटल की 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट में स्मॉल ए इतना प्रोपोर्शन में चेंज आता है, लेबर की 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट में 1 माइनस ए प्रोपोर्शन में चेंज आता है। इसको यहाँ देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू है 1/3 जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, सो दैट मीन्स 2/3, राइट। सो दिस वे यू गेट टू लर्न कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर हम नेचुरल लॉग लें इसका, दोनों साइड्स का, सो नेचुरल लॉग क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हम वी आर टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड, तो वो होता है एल एन एक्स एल एन वाई प्लस एल एन जेड। तो यही रूल हमने यहाँ पे यूज किया है। सो वी गेट एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए एल एन के एंड एल एन एल। बस फर्क क्या है कि ये 1/3 को हमने यहाँ डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। इसके लिए भी एक रूल है कि log ऑफ x टू द पावर 2 होता है टू दिस वन, राइट। तो ये जो यहाँ जो पावर जो होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसको बेसिकली इधर हम मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। सो वी गेट 1/3 here and 2/3 here, right? So now you understand the whole relations. Okay. We can also use this equation to calculate growth in output per worker, i.e. labor productivity y by L. Labor productivity, this can be written as, अब ये जो है लेबर प्रोडक्टिविटी जो है इसको हम चेक कर सकते हैं कैसे। हमने क्या करा, बेसिकली हमारे पास था कि y t इज इक्वल टू a t k t एंड l t, कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन था, राइट। इसमें हमारे पास यहाँ दिस वाज 1/3 एंड 1/3, राइट। तो फॉर अभी सिंप्लिसिटी के लिए टी में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टी में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप यू कैन अज्यूम इट कि हाँ दिस इज फॉर वन टाइम पीरियड। तो y इज इक्वल टू a k 1/3 एंड l 2/3, राइट। हम इसे डिवाइड कर दें l से दोनों साइड्स को, राइट। दोनों साइड l से डिवाइड करने पर क्या होगा, हमें ये पर यूनिट ऑफ लेबर ये वैल्यूज हमें अचीव होगी। सो वी कैन गेट ये y by l is equal to actually a k 1/3, और यहाँ यू कैन सी कि l तो है ही, इस l को जब हम नीचे ले जाएंगे यू विल गेट -2/3, और मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स अगर आप अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट के दिस विल बी 1/3 अपॉन l 1 माइनस 2/3, नाउ सी, और ये हो जाएगा आपका a k 1/3 upon l 1/3. So this way you get it.
सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, y अपॉन एल इज इक्वल टू ए के अपॉन एल, और ये 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे. दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, राइट. अब इस रिलेशन को हम आगे एक्सपेंड करते रहेंगे. अगेन अगर हम इसका नेचुरल लॉग अगर हम लेते हैं, सो एल एन बाई एल log a प्लस log k बाई एल, और ये जो हमारा एक्सपोनेंट है दिस कम्स इनटू मल्टीप्लिकेशन 1/3 इज इक्वल टू होता है 0.33. अब हम एक एक करके इसमें देखेंगे कि कैपिटल, लेबर और हमारा जो टीएफपी है इनमें चेंजेस का क्या इंपैक्ट होता है, राइट. नाउ सी, हमने सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे लिया है. ये एक्चुअली दिस इज मिसप्रिंट इन योर बुक, दिस शुड बी ए और अल्फा. ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को हमने इससे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये इस तरीके से होना चाहिए. दस इफ डिमिनिशिंग मार्जिन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल पैरामीटर ये इक्वल टू ये. यहाँ बेसिकली इसको कैसे समझना है कि अगर कैपिटल में 10% राइज होता है, तो इस 10% राइज को, यानी कि कैपिटल में 10% राइज होता है, और यहाँ ए क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 0.33 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 3.3%, इतना चेंज आएगा. और अगर 3% हम चेंज करें 10% की बजाय कैपिटल में, यानी कि के इंक्रीजेस बाय 3%, तो उसको मल्टीप्लाई करें 0.33 से, यू गेट के जो y है, आउटपुट है, वो 0.99% इंक्रीज हो जाता है, राइट. ऐसा हमने कैपिटल के लिए करके देखा है. सेम वी कैन डू विद एल. अगेन यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है ये मिसप्रिंट है, 1 माइनस ए होगा, दिस शुड बी 1 माइनस ए. अगेन अगर हमारा लेबर में 10% इंक्रीज होता है, सी 10% इंक्रीज इन लेबर, तो हमारा आउटपुट में क्या इंक्रीज होगा, दिस 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.67. बेसिकली ये क्या है, 2/3 है, जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट. तो 2/3, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.67 क्या देगा हमें, तो आउटपुट इंक्रीज होगा 6.7% में. और अगर ये 1% इंक्रीज हुआ था, हमने तो 10% इंक्रीज किया है ना, अगर ये 1% इंक्रीज होता तो ये 0.67% इंक्रीज हो जाता. नाउ सी, अगर हम यहाँ एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सी अगर हमारा लेबर 100% इंक्रीज हो जाए, 100% इंक्रीज हो जाए, तो आउटपुट क्या होगा, 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 100, आउटपुट 67% इंक्रीज होगा. नाउ जो टीएफपी है, टीएफपी में क्या है कि टीएफपी में जितना इंक्रीज होगा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में, हमारी इक्वेशन बताती है दैट अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टीएफपी प्रोड्यूसेस द सेम प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट. यानी टीएफपी में अगर 10% इंक्रीज होता है, टीएफपी में अगर 10% इंक्रीज होता है, तो इसका इंक्रीज हमारा जो आउटपुट में होगा, वो आउटपुट भी हमारा 10% ही इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एल एन वाई 2%. अगर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 2% इंक्रीज हुआ, तो आउटपुट 2% इंक्रीज हो जाएगा. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम ग्रोथ अकाउंटिंग कर सकते हैं, कि किस फैक्टर में कितना चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है. उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वो इंडिविजुअल फैक्टर जो है वो टोटल आउटपुट ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना शेयर है उसका टोटल आउटपुट ग्रोथ में. सो अगर ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था, नाउ यू कैन एसोसिएट द प्रीवियस स्लाइड्स के, अगर आउटपुट में ग्रोथ हो रहा है तो उसमें कितना एटी यानी टीएफपी ग्रोथ की वजह से हो रहा है, कितना कैपिटल ग्रोथ की वजह से, कितना लेबर ग्रोथ की वजह से हो रहा है, राइट. इफ वी नो द प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट्स ऑफ आउटपुट, द कैपिटल स्टॉक एंड द लेबर फोर्स, and if we know the diminishing returns to scale,
parameter in the production function, then we can use this growth accounting equation to calculate the rate of growth of TFP. तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कैपिटल का शेयर पता है, लेबर का शेयर पता है, राइट, हमें पता है कि स्टॉक कितना है कैपिटल का, लेबर का स्टॉक कितना है, बेसिकली स्टॉक ऑफ के एंड एल, ये हमें पता है, आउटपुट में कितनी ग्रोथ हुई है ये हमें पता है, कैपिटल और लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी हमें पता है, राइट। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं ए और 1 माइनस ए, ये हमें पता है, तो ऐसे में वी कैन फाइंड व्हाट इज द इंक्रीज इन टीएफपी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ अकाउंटिंग प्रोसेस से, राइट। तो वी कैन डिकम्पोज द ग्रोथ ऑफ आउटपुट इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होने की वजह से कितना, यानी इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीज इन लेबर फोर्स उसका कितना रहा, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितना रहा आउटपुट ग्रोथ में, ये हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ अकाउंटिंग का जो मेथड है उसको यूज करके। सो ग्रोथ अकाउंटिंग अलाउज अस टू ब्रेक डाउन ग्रोथ इनटू कंपोनेंट्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड to the observable factors of growth of the capital stock, labor force, and to a residual factor. Understand this. इस रेजिडुअल फैक्टर को हम सोलो रेजिडुअल भी कहते हैं। देयर विल बी अ क्वेश्चन कि सोलो रेजिडुअल बेसिकली क्या है, और अ मेजर ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ लेफ्ट अकाउंटेड फॉर बाय इंक्रीजेस इन द स्टैंडर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ग्रोथ का एक पार्ट कैपिटल की वजह से हुआ, दूसरा पार्ट लेबर में इंक्रीज की वजह से हुआ, लेकिन इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में, उसको टोटल ग्रोथ में से अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ऐसा पार्ट है आउटपुट ग्रोथ का जो अनअकाउंटेड है, जिसके बारे में देयर इज इग्नोरेंस। तो ये हम एसोसिएट कर देते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का, यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की वजह से जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो उतना हुआ है जो टोटल ग्रोथ में से इन दोनों का माइनस करने के बाद बचता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो किन चीजों से कैरेक्टराइज होती है, यानी ऐसा क्या होता है हम कहते हैं हाँ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो राइज हो रहा है। बेसिकली अगर देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, पीएफपी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस जो फास्ट होगा, आउटपुट ग्रोथ होगा फास्टर। न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स हैं अगर हम बिल्डअप कर रहे हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ पावर, पावर बेसिकली द पावर यूज इन इंडस्ट्रीज टू रन द इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो पावर की यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी से मिले या अदर सोर्सेज ऑफ पावर जो है उससे मिले। फिर इसके अलावा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो हम एसोसिएट करते हैं किससे, यानी चेंजेस होने चाहिए वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, डिग्री ऑफ मोनोपोली जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस होना चाहिए, लिटरेसी एंड लेवल ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये भी साइमल्टेनियसली चल रहा है तो देन वी कैन से कि हाँ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को हम क्यों क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, कि जनरली द कैलकुलेशन ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एडिशन टू contributions of labor and capital indicates an inability है बेसिकली किस बात की, quantifying the remaining objectively existing factors। तो हमने देखा कि y is equal to a k l, ये हमारा है दिस a and 1 minus a, तो इनको तो क्वांटिफाई हम कर लेते हैं कि कितना स्टॉक था कैपिटल का, कितना लेबर का, बाकी जो बचा है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ क्यों नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ सुटेबल स्टैटिस्टिकल डेटा, डेटा नहीं होता है हमारे पास प्रॉपर, या फिर लैक ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ओमिटेड फैक्टर्स। तो जो ओमिटेड फैक्टर है, बचे फैक्टर हैं, वो सारे के सारे हम इसमें क्लब कर देते हैं कि और अदर जितने भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा आउटपुट का ग्रोथ हो रहा है, जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं इंडिविजुअली, और वो इनके अलावा आउटपुट ग्रोथ को इंश्योर कर रहे हैं, तो वो सारे हम इसमें क्लब कर देते हैं यहाँ पर। नहीं तो वैसे तो कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल जो है
ह्यूमन कैपिटल क्या है? बेसिकली लिटरेसी का रेट है वो, लिटरेसी स्किल लेवल जो है लेबर फोर्स का। तो ह्यूमन कैपिटल इंश्योर करता है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके अलावा हेल्थ स्टेटस जो है। तो ये ह्यूमन कैपिटल में बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एजुकेशन और हेल्थ अगर इंप्रूव होती है लेबर फोर्स की, तो हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव हो रही है। और इन दोनों के साथ साथ ये फैक्टर भी असिस्ट करता है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि टीएफपी को हम बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन रीसेंट पीरियड में टीएफपी को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट भी रहा है कि क्या टीएफपी इतना इम्पोर्टेंट है क्या, इससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं रही है क्या। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि टीएफपी को इंक्रीज करना ठीक है, एक हमारा एम हो सकता है कि टीएफपी इंक्रीज हो जिससे कि आउटपुट तेजी से इंक्रीज हो फॉर द गिवन लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड लेबर स्टॉक, वो तो हो। लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वो जो हो रहा है, उस फैक्टर को हम कई बार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं इस पूरी सारी डिबेट में। और ग्रोथ एंड वेलफेयर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि ग्रोथ और वेलफेयर को हम कई बार मिसकंसेप्शन में हम सोच लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, वही वेलफेयर है। ग्रोथ और वेलफेयर एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ और वेलफेयर अलग चीजें हैं। कि ग्रोथ अगर हो रही है तो दैट डजंट मीन कि हाँ वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ की वजह से वेलफेयर जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो रहा हो। ग्रोथ हो सकता है कुछ ही रिच पीपल उसका बेनिफिट ले रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो इकोनॉमी में इनकम का, या ग्रोथ की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रोथ की वजह से क्राइम बढ़ रहा है इकोनॉमी में। तो ऐसे सारे फैक्टर्स तो वेलफेयर को कहाँ इंक्रीज होने देंगे, नहीं इंक्रीज होने देंगे। या ग्रोथ अगर हो रही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही है जैसे कि मिलिट्री गुड्स हैं, हम टैंक्स बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, हम रॉकेट्स बना रहे हैं, उनकी वजह से वेलफेयर थोड़ी इंक्रीज होगा। आउटपुट तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। तो ये सारी एक डिबेट है जो चल रही है पिछले टाइम में कि टीएफपी को कितना हाइप देना सही होगा। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद में। नाउ यहाँ y इज इक्वल टू a k 1/4 एंड l 1/4, ये हमें दिया गया है। तो अगर इसका हम नेचुरल लॉग लेंगे तो एल एन वाई बेसिकली इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन के, और जो ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ आ जाएगा 1/4। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये 3/4 होना चाहिए। सो 3/4 एल एन एल। सो log, natural log of output is equal to natural log of TFP plus 1/4 natural log of capital plus 3/4 natural log of labor। ये रिलेशन हमारा आता है। और अब हम इसको इंडिविजुअली देख सकते हैं कि एल एन वाई इज इक्वल टू 1/4 एल एन के। तो ये एक इंडिविजुअल रिलेशन अगर हम यहाँ देखें तो आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली कैपिटल में इंक्रीज की वजह से। तो कैपिटल में अगर मान लिया हम कहें कि 10% इंक्रीज हो रहा है कैपिटल का स्टॉक, तो आउटपुट में होगा 1/4 ln k, यानी कि 2.5% इंक्रीज होगा। सिमिलरली हम कर सकते हैं ln y इज इक्वल टू 3/4 ln l। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर 3/4 ln l तो है हमारा। इसको सॉरी, यहाँ पर हम इरेजर का एक बार यूज कर लें नाउ। सो
Resistance rho. So if there is 10% rise in labor, this will be translated into 3/4. So y में कितना होगा 3/4 ln L. That means कि 0.75 multiplied by 10. तो 7.5% increase होगा output में. So this is the way how you can calculate using the Cobb-Douglas production function कि कैसे growth accounting हम कर सकते हैं. Right. So that is all about this video.